कैश फ्लो डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का आपको ये तो पता है कि कैश फ्लो का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी को डिस्टर्ब करता है, और वो भी वर्किंग कैपिटल चेंजेस तक, उसके बाद सेम हो जाता है। मतलब कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन के बाद, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन के बाद आपका डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड सेम हो जाता है। तो ऑपरेशन तक ही मसला आता है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी को देखने के लिए हमारे पास दो मेथड है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट मेथड का मतलब है हमें डायरेक्टली पता चल रहा है कि पैसे आ कहां से रहे, कस्टमर से आ रहे हैं, सप्लायर से आ रहे हैं, हम एक्सपेंसेस एक्चुअल में पे कर रहे हैं, हम इनकम एक्चुअल में रिसीव कर रहे हैं। ये हमारा डायरेक्ट मेथड। मतलब इसमें ये नहीं करेंगे कि हम प्रॉफिट ले लेंगे और उसमें नॉन कैश चीजें एडजस्ट कर देंगे तो हमारा कैश फ्लो बन जाएगा। ये कहता नहीं, डायरेक्ट के ये कैश है, इसको डायरेक्ट करो। अब उसके लिए हमें 4 अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। एक, कस्टमर से कितना पैसा आया, सप्लायर को कितना पे किया, एक्सपेंसेस के लिए कितनी पेमेंट की, और कैश फॉर्म में कितनी इनकम मिली। ये 4 तरह से हमने काम करना है। तो पहले हम, 2 तरीके हैं आपके पास। सबसे पहले फॉर्मेट का तो पता है ना, अगर फॉर्मेट का नहीं पता तो मैं लिख देता हूं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी को, ऑपरेटिंग एक्टिविटी हर तरह की बात करेंगे, ये परमानेंट आपका मसला हल हो जाएगा। ठीक है, ताकि आगे भी जिंदगी में जहां कैश फ्लो आएगा ना तो इन चीजों से परेशानी नहीं होगी आपको। ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम लिखते हैं कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। एक ये कैश लिखते हैं, कैश पेड टू सप्लायर। एक ये चीज आती है हमारे पास, कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस, कैश रिसीव्ड फ्रॉम अदर इनकम। इन चारों का जो नेट बैलेंस होगा उसे हम बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, या इसे हम ये भी कह सकते हैं कैश फ्लो आफ्टर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। कैश फ्लो आफ्टर चेंजेस इन, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा इंटरेस्ट पेड, टैक्स पेड, और फर्दर जो चीजें हमारे पास आएंगी। ठीक है, ये 4 चीजें हमने मेन देखी। तो अब पहला काम करते हैं कस्टमर से रिलेटेड। कस्टमर के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। एक तरीका है कि आप ऐसा करो कि डेटर अकाउंट बना लो। डेटर अकाउंट बनाकर इसका तरीकाकार सुने। हमारे पास ब्रॉड डाउन आएगा यहां पे। ऐसा पॉसिबल है कि डेटर अकाउंट के 2 ब्रॉड डाउन हो, ऐसा पॉसिबल है। कभी जिंदगी में अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी आ जाए या कस्टमर की लायबिलिटी आ जाए तो क्रेडिट साइड पर लिख देना। ये होती कब क्रिएट होती है, अगर हमने कस्टमर से एडवांस पैसे लिए हों तब हमारी लायबिलिटी बन जाती है। अगर हम कस्टमर ने हमें चीजें वापस कर दी हों, सेल रिटर्न कर दी हो और अभी तक हमने उनके पैसे वापस ना किए हों, तब ये लायबिलिटी हो सकती है। तो ये लायबिलिटी पॉसिबल है, परेशान नहीं होना कि कस्टमर तो हमारा एसेट होता है तो वो तो सिर्फ डेबिट साइड पर भी आएगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है। ओके होगी बात। अब आगे अगर हम चलें, हम डेटर्स अकाउंट बना रहे हैं तो यहां पर क्रेडिट सेल्स आएंगी। क्या आएंगी? क्रेडिट सेल्स आएंगी। अक्सर आपने देखा होगा कि जब डायरेक्ट मेथड का सवाल आता है वो कहता है जी 80% क्रेडिट सेल्स है, 72% क्रेडिट सेल्स है, तो फिर टोटल सेल्स की उतनी परसेंटेज ले लेंगे। लेकिन ये थोड़ा टेक्निकल हो सकता है मेथड।
कि अगर हम क्रेडिट सेल्स लेते हैं ना, थोड़ी परेशानी आपको पेपर में आ सकती है, बहुत ज्यादा नहीं, बस थोड़ी हल्की से। अब यहां पर एक और परेशानी बात है, जो मैंने ब्रॉड डाउन लेना है, क्या वो मैंने ग्रॉस डेटर्स का लेना है या नेट डेटर्स का? देखिए, ले तो हम दोनों ही सकते हैं, दोनों से सवाल आपका ठीक होगा। यहां पर अगर ग्रॉस लेंगे तो बाद में हमें प्रोविजन का इफेक्ट लेना पड़ेगा, और अगर यहां पर हम नेट लेंगे तो बाद में प्रोविजन का इफेक्ट नहीं लेंगे। जवाब दोनों से सही आता है, बट रूल क्या कहता है? वो कहता है डेटर्स का लेजर ग्रॉस पे बनता है, डेटर का लेजर। तो डेटर्स का लेजर बनाने के लिए हमें ग्रॉस चाहिए, अदरवाइज कैश फ्लो सवाल के लिए हम नेट बैलेंस से भी काम अपना कर सकते हैं। तो जो एग्जामिनर होता है ना, वो रूल्स को ज्यादा प्रेफर कर रहा होता है, सवाल तो वो दोनों ठीक करेंगे, तो इसलिए मैं आपको रूल्स के तहत करवाता हूं। तो यहां पर हमने डेटर्स का बैलेंस हमेशा कौन सा लेना है? ग्रॉस लेना है, ये बैलेंस हमेशा ग्रॉस लेना है। ठीक है, क्रेडिट सेल्स आ गई। अब हमने देखना है कि क्वेश्चन के अंदर नीचे किस किस वजह से हमारे डेटर्स बढ़ सकते हैं और किस किस वजह से कम हो सकते हैं। जो नॉर्मल चीजें हैं वो है हमारे पास कैश या बैंक, दोनों बताया हो तो दोनों लिख देंगे अलग अलग, और इकट्ठा बताया तो एक ही कैश एंड बैंक ही लिखते होते हैं। फिर हम लिखते हैं अगर क्वेश्चन के अंदर सेल्स रिटर्न गिवन है, बैड डेट्स गिवन है, अगर कोई काउंट्रा ट्रांजैक्शन गिवन है, पता ना काउंट्रा ट्रांजैक्शन का, कि कोई एक ही बंदा है, उसके हम रिसीवेबल हैं और पेएबल भी हैं, या वो हमारा रिसीवेबल भी है और पेएबल भी है। उसके बाद कभी कभी हमारे पास आ जाता है चेक डिसऑनर, जो कस्टमर से हमने चेक लिया था वो डिसऑनर हो गया, तो वो बैंक के नाम से इधर आ जाएगा, ये एक डेटर का अकाउंट बन जाएगा। हम इसको कर देंगे क्लोज, यहां पर कैरी ऑन आ जाएगा। आपको सारी बातें गिवन होगी, बस ये वैल्यू नहीं होगी। मैं जिसको हाईलाइट कर रहा हूं, और हां, अगर आपको लायबिलिटी का कैरी ऑन भी बताया है तो वो इधर आ, अगर लायबिलिटी में से कुछ कैश रिफंड कर दिया है तो वो इधर आ जाएगा। ये जो मैंने रेड में लिखा है ना, ये रिलेटेड टू लायबिलिटी बातें तीनों। से रिटर्न के बदले हमने 10,000 देना था, उसमें से 30,000 रिफंड कर दिया, तो वो रिफंड लायबिलिटी खत्म हो जाएगी और बाकी हमारा कैरिड होना। अब अगर आप डेटर अकाउंट बनाएंगे तो आप अलग से नीचे अलग से कैश सेल्स दोबारा वापस ऐड करेंगे, कैश सेल्स जितनी अमाउंट आएगी, और इसमें प्लस करेंगे कैश फ्रॉम कस्टमर, कैश फ्रॉम डेटर, ये वाली अमाउंट, ये अमाउंट आएगी कैश फ्रॉम कस्टमर। अब इसमें कोई ट्रिकी जो बातें क्या है, कोई ट्रिक नहीं है इसके अंदर, 0% ट्रिक है। जो इंफॉर्मेशन गिवन होगी पुट कर देंगे, जरूरी नहीं सारी इंफॉर्मेशन, और आपके पास कैश फ्रॉम डेटर आ जाएगा, और उसके अंदर कैश से ऐड कर देना तो वो आ जाएगा कैश फ्रॉम कस्टमर। एक तरीका ये कि अगर आप डेटर्स का लेजर बनाकर चलते हो, और अगर आप डायरेक्ट चाहते हो कि हमें नीचे वाला काम ना करना पड़े, सेम लेजर बनाएंगे एग्जैक्ट, बस क्रेडिट सेल की जगह टोटल सेल लेंगे, तो फिर आपको दोबारा से कैश सेल्स ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो आपका कस्टमर का लेजर, बात समझ लगी? मतलब हम, अगर दूसरा तरीका है, और दूसरा है कि हम कस्टमर अकाउंट बनाएं, डेटर का अकाउंट ना लिखें बल्कि क्या लिखें, अगर हम कस्टमर अकाउंट लिखेंगे तो फिर हम टोटल से लिखें, बाकी सब सेम है, ब्रॉड ऑन सेम, कैरिड ऑन सेम, ये वाला ब्रॉड ऑन वही, इसका कैरिड ऑन वही, कैश बैड डेट्स, मतलब वो सारी चीजें हमने जो लिखी हैं बस यहां पर आ जाएंगी टोटल सेल्स। अब जो यहां पर कैश आएगा वो आएगा कैश फ्रॉम कस्टमर।
तो बस दोनों में से जो भी तरीका है, कोई दोनों भी मुश्किल नहीं है, दोनों ये आसान। ठीक होगी बात। तो ये डेटर के अलावा इसके अंदर कुछ आता ही नहीं है, जो मर्जी जितना मर्जी मुश्किल से मुश्किल सवाल। ठीक होगी बात। आगे चलते हैं फिर। उसके बाद आ जाता है सप्लायर अकाउंट या क्रेडिटर अकाउंट। फिर सप्लायर और क्रेडिटर का भी सेम तरीका है। अगर आप बनाते हो ना सप्लायर का अकाउंट, आप टोटल परचेजेस लिखो। और अगर आप बना रहे हो यानी से अलग अलग करना चाहते हो तो फिर क्रेडिटर का बना लो। लेकिन उसके लिए कभी कभार आपको स्टॉक का लेजर बनाना पड़ेगा। परचेजेस फाइंड करने के लिए आपको कौन सा लेजर बनाना पड़ेगा? स्टॉक का लेजर। तो स्टॉक का लेजर क्या होता है? ब्रॉड ऑन इस साइड पर लिखते हैं, कैरिड ऑन इस साइड पर। यहां पर आ जाता है परचेजेस और यहां पर आता है कॉस्ट ऑफ सेल, करंट ईयर की कॉस्ट ऑफ सेल। अगर कोई नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस, स्टॉक का कोई ड्राइंग, स्टॉक कोई कम हो रहा है किसी और वजह से तो भी लिख देंगे। अगर स्टॉक आपका किसी वजह से कम या ज्यादा हो रहा है तो वो भी लिख देंगे, बट नॉर्मल ये चीजें आती। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल ना गिवन हो, जस्ट सेल्स गिवन हो और सीपीएस गिवन, तो सेल के ऊपर लगाएंगे सीपीएस, वहां से फाइंड हो जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल, और कॉस्ट ऑफ सेल जाके आप फाइंड कर लेंगे परचेजेस। ओके होगी बात। अब स्टॉक का जैसी लेजर बनेगा आपके पास परचेज आ जाएगी, और ये जो परचेज गिवन होती है ना, ये आपकी टोटल परचेज होती है, नॉट कैश या क्रेडिट, ये टोटल परचेज है। स्टॉक के लेजर से टोटल परचेज आएगी। अब इसके बाद स्टॉक के लेजर के बाद हम बनाएंगे सप्लायर या क्रेडिटर, ये आपकी मर्जी है। अगर आप क्रेडिटर बनाओगे तो बाद में कैश परचेजेस दोबारा ऐड करनी पड़ेगी, तो इसलिए ज्यादा बेहतर ये है कि आप सप्लायर का लेजर बनाएं, ताकि कम से कम टेंशन हो। सप्लायर अकाउंट। अब हम इसका ब्रॉड ऑन लिखेंगे, कैरिड ऑन लिखेंगे। अगर सप्लायर को आपने एडवांस दिया हुआ है, अगर सप्लायर को आपने एडवांस दिया हुआ है तो उसका ब्रॉड ऑन एसेट साइड पर लिखेंगे। अब अगर परचेजेस गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन तो स्टॉक के लेजर से फाइंड करके लेकर आएंगे, क्लोज करेंगे, हमारे पास कैश पेड टू सप्लायर आ जाएगा। अब आ गया मेन लेजर। मेन होता है एक्सपेंसेस का लेजर, हालांकि सबसे आसान होता है बट फिर भी ये मेन समझा जाता है। इसको ध्यान से सुन लें, मसला हल हो जाएगा। ये एक्सपेंसेस का लेजर हम बनाने लगे और हम बना रहे हैं डायरेक्ट मेथड, तो इसमें नॉन कैश कोई एक्सपेंस नहीं आना चाहिए, नॉन कैश कोई भी एक्सपेंस नहीं आना चाहिए। और अगर आप एक्सपेंसेस की फिगर उठा रहे हो ऑपरेटिंग एक्सपेंस एसओपीएल से, तो एसओपीएल में तो कैश भी होते हैं, नॉन कैश। सबसे पहले तो अगर उसने खुद बता दिया है तो ठीक है, वरना कोई भी प्रीपेड या एक्रूड होता है ना, वो रिलेटेड टू एक्सपेंस होता है। कोई भी प्रीपेड या एक्रूड होता है वो क्या होता है? रिलेटेड टू एक्सपेंस। अब कुछ बातें गौर से सुननी है। इस ब्रॉड डाउन का क्या मतलब होगा? एक्रूड लायबिलिटी होती है एक्सपेंसेस पेएबल। अब जरा गौर से सुनिएगा, इन एक्सपेंसेस पेएबल के अंदर ना इंटरेस्ट पेएबल आएगा। क्यों भला इंटरेस्ट पेएबल क्यों नहीं आता? क्योंकि वो अलग नीचे वो बेसमेंट में जाता है। इंटरेस्ट पेड, टैक्स पेड, डिविडेंड पेड,
उसमें जो भी चीजें आएगी ना, जो हमने एक दफा आपको याद होगा कि लिखा था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सॉरी वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के मैंने आपको 3 हिस्से लिखवाए थे। एक हिस्सा लिखवाया था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो भी यहाँ नहीं आएगा। एक हिस्सा लिखवाया था मैंने वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड, वो सब आएगा इधर, और जो उसके एक्सपेंसेस और लायबिलिटीज होंगी। और एक मैंने स्पेशल केसेस लिखवाए थे, वो जो स्पेशल में लिखवाया था ना, इंटरेस्ट पेएबल, टैक्स पेएबल, डिविडेंड पेएबल और ये सब रिसीवेबल, वो कोई भी इसमें नहीं आएंगे। इसके अलावा बाकी कोई सैलरी है, वेजेस हैं, रेंट है, इंश्योरेंस है, वो क्रूड और प्रीपेड है तो वो इधर आएंगे। अब अगर आपके पास क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं बताया हुआ तो समझना यही है, वो यही है, वो एक्सपेंसेस ही है। अगर वो कह देता है क्रूड एक्सपेंसेस हैं और नीचे लिख देता है क्रूड एक्सपेंसेस के अंदर ना इंटरेस्ट पेएबल भी है, तो निकाल देंगे। तो यहां पर, और अगर प्रीपेड है, आपको याद होगा यहां पर क्या आता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, और यहां पर क्या आता है, ये जो अमाउंट आएगी इसने जाना है कैश फ्लो के अंदर, और प्रॉब्लम इस अमाउंट का है। अब हमने इसको करना होता है साफ सुथरा। इस एक्सपेंसेस के अंदर आपके यानी नॉन कैश वाले एक्सपेंसेस भी मौजूद हैं और कैश वाले भी मौजूद हैं। हम क्या करेंगे, इस अमाउंट को लेंगे और जितने नॉन कैश इसके अंदर शामिल हैं वो निकाल देंगे, जो बाकी बच जाएंगे वो कैश वाले। अगर उसने खुद अलग अलग करके बताए हुए तो ठीक है, और अगर उसने खुद अलग अलग करके नहीं बताए हुए तो यहां पर ये अमाउंट लेंगे, एज इट इज ये अमाउंट ले लेना, एक्सपेंसेस, या लिख ले टोटल एक्सपेंसेस, इसमें से लेस कर देना डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, इसमें लेस कर देना लॉस ऑन डिस्पोजल, इसमें से लेस कर देना, कभी कभी ना इंटरेस्ट एक्सपेंसेस के अंदर होते हैं, कभी कभी वो बाहर होते हैं, अगर बाहर हो तो फिर नहीं लेस करना, मतलब उसमें से माइनस वही करना जो इसके अंदर हूं भी सही। ये बात ख्याल रखना है कि अगर फाइनेंस कॉस्ट उसने ऑपरेटिंग एक्सपेंस से नीचे बताई हुई है तो फिर फाइनेंस कॉस्ट माइनस नहीं करेंगे। और क्या माइनस करेंगे, इसमें से लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट, बैड डेट्स, इंपेयरमेंट लॉस, या रीवैल्यूएशन लॉस, और अल्लाह के बंदो लॉस, फेयर वैल्यू लॉस, इंक्रीज इन अलाउंस फॉर बैड डेट्स। ठीक है, वो लॉस इन्वेस्टमेंट लिख दी। सॉरी, लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट की इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में डील होगा, जैसे लॉस ऑन डिस्पोजल नहीं माइनस कर देते हैं। ये वो सारे एक्सपेंसेस हैं जो ऑपरेटिंग, वो एडजस्टमेंट के अंदर, इंडायरेक्ट मेथड के अंदर लिखते हैं, वो सारे एक्सपेंसेस इनमें से निकाल दें। और अगर कोई इसके अंदर इनकम एडजस्ट हुई है ना, इनकम, वो प्लस करेंगे क्योंकि वो बैलेंस में से माइनस हुई है। जैसे अगर वो कहता है कि मैंने बैड डेट्स का इनकम आई थी, इंक्रीज इन बैड डेट्स आए थे, सो डिक्रीज इन बैड डेट्स हमारी इनकम होती है। और इनकम अगर अदर इनकम में नहीं लिखी हुई, अदर इनकम की हेडिंग ही नहीं है, तो इसका मतलब फिर इसी के अंदर ही एडजस्ट हुई है, तो उसमें फिर इसमें प्लस हुई है या माइनस। एक्सपेंसेस के अंदर इनकम प्लस हुई होगी या माइनस, माइनस हुई होगी। तो अब हमने रिवर्स करना है, तो ऐड कर देंगे। याद रखें इन एक्सपेंसेस के अंदर वो दो ट्रिक इस्तेमाल कर सकता है, वो कहता है गेन और डिस्पोजल भी इसी के अंदर है। तो बताओ गेन और डिस्पोजल इसमें प्लस करेंगे या माइनस, प्लस करेंगे, क्योंकि ये आपकी एक्सपेंसेस वाली बात है, ये एक्सपेंसेस गिवन है,
अब टोटल एक्सपेंसेस को हमने क्लियर करना है, खालिस बनाना है। जितने नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं वो इसके अंदर प्लस हुए हैं, और जितनी इनकम है इसमें से नेट हुई है, माइनस हुई है। अगर हमने इनको पाक साफ करना है तो रिवर्स करेंगे, जो नॉन कैश एक्सपेंस इसके अंदर, क्योंकि एक्सपेंसेस के अंदर एक्सपेंसेस प्लस हुए हुए, और अगर कोई इनकम आई हुई होगी वो माइनस हुई होगी। वो 3 तरह की इनकम इसमें करवा सकता है। अदर इनकम में बताया हुआ है, ठीक है, फिर हम इधर नहीं आएंगे, फिर इनकम को इसके अंदर एडजस्ट, लेकिन अदर इनकम की हेडिंग नहीं है एसओपीएल के अंदर, और डिक्रीज इन अलाउंस फॉर बैड डेट्स आ रहा है, गेन और डिस्पोजल का जिक्र भी किया हुआ है, और अदर इनकम का कोई कॉलम भी नहीं है। एसओपीएल के अंदर इसने होना तो जरूर है, मतलब गेन और डिस्पोजल ने एसओपीएल के अंदर जरूर होना है, डिक्रीज इन अलाउंस फॉर बैड डेट्स ने जरूर होना है, बट अदर इनकम की हेडिंग नहीं। तो फिर वो क्या है, उसने एक्सपेंसेस में ही नेट कर दिए। तो हम क्या करेंगे, वापस ऐड बैक कर देंगे, गेन और डिस्पोजल ऐड कर देंगे इसी अमाउंट के अंदर, डिक्रीज इन अलाउंस फॉर बैड डेट्स ऐड कर देंगे इसके अंदर। और अगर उसने अलग अलग नहीं बताया तो आप चाहो तो इसके अंदर ऐड कर सकते हो डिक्रीज, क्योंकि नेट वो करते वक्त ना इसमें करते हैं डिक्रीज इन अलाउंस फॉर बैड डेट्स, ये अमाउंट जाकर यहां पर लिखिए। बस यही रोल है, जो आपको डायरेक्ट मेथड नहीं आता ना, वो सिर्फ इसी वजह से, और कोई वजह ही नहीं है, और तो बिल्कुल सिंपल है काम। अदर इनकम की 1-2 इंफॉर्मेशन थी बस, यानी कि उनकी बेस पे लेजर नहीं बन सकता। नहीं तो अगर देखें ना, लेजर तो बन सकता है, हमेशा याद रखें, लेजर हमेशा बन सकता है, लेजर फिर भी बन सकता है, ब्रॉड ऑन कैडो नहीं लिखेंगे, लेजर हमेशा बन सकता है, ये बात याद रखें। बट कभी कभी ऐसा होता है आई कैप तो डायरेक्ट ही कर देता है। देखें, अगर आपको इनकम बताई हुई है 10 रुपए से, कहते हैं इस 10 रुपए के अंदर ना गेन और डिस्पोजल भी है और फेयर वैल्यू गेन भी है, वो तो दोनों नॉन कैश है। अब जरा सुने, नेचर सुने, अदर इनकम बताई, वो तो इनकम ही जाकर छेड़ेंगे, पहले इसको ही देखते हैं, वो इनकम को देखेंगे, पहले एक्सपेंस को देखते हैं। ये एक्सपेंस वाली बात समझ लगी? क्या करना है, एसपीएल से उठाने एक्सपेंसेस, उसके अंदर अगर आपको लगता है, अब ये ना हो कि उसने डेप्रिसिएशन अलग से बताई हो, बैड डेट्स अलग से बताई हो, हम फिर भी एक्सपेंसेस में ये एडजस्टमेंट करेंगे, नहीं, फिर हम डेप्रिसिएशन को इग्नोर करेंगे, बैड डेट्स को इग्नोर करेंगे, गेन ऑन डिस्पोजल या लॉस ऑन डिस्पोजल को इग्नोर करेंगे अगर अलग अलग बताए हुए हैं, जो बाकी एक्सपेंसेस है वो यहां पर लाकर लिखें। और अगर उसने इकट्ठी हेडिंग बता दी है कि ये टोटल एक्सपेंसेस हैं, उनमें से फिर ये चीजें एडजस्ट करेंगे, फिर जो बैलेंस आएगा वो एसपीएल के नाम से लिखें। बात समझ लगी? अभी क्वेश्चन करेंगे, ये मजीद आपको चीजें क्लियर हो। इसके अंदर नहीं, अगर अलग से इनकम की हेडिंग बताई हुई है ना, क्वेश्चन के अंदर अदर इनकम बताया हुआ है, तो फिर एक्सपेंसेस के अंदर नहीं लेकर आएंगे किसी भी इनकम। ये एक ही सूरत में आ सकती है, अगर अदर इनकम ना गिवन हो बट क्वेश्चन की एडजस्टमेंट से पता चल रही हो कोई अदर इनकम है, तो वो इधर आकर वापस ऐड। हाँ, तो वही अगर एडजस्टमेंट में है तो वो एडजस्ट करेंगे, अदरवाइज अगर अदर इनकम की हेडिंग है तो वो सब कुछ फिर अदर इनकम में जा रहा हो। अब इनकम की बात भी कर लेते हैं, इनकम का लेजर भी बना लेते हैं। ये लास्ट बात है और डायरेक्ट मेथड आपका ओके हो जाएगा अगर आपको इंडायरेक्ट आता है तो, क्योंकि इसके बाद तो वो सेम शुरू हो जाता है। हाँ जी, इकट्ठे करके लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ टोटल एक्सपेंस का लेजर इकट्ठा बनाया जा सकता है। इनकम में अगर हमारे पास अक्रूड इनकम है तो उसका ब्रॉड ऑन कैड ऑन ऐसे आ जाएगा, और अगर अनअर्न्ड है मतलब लायबिलिटी है, उसका ब्रॉड ऑन कैड ऑन ऐसे आ जाएगा। ओके होगी बात? उसके बाद इसका एसपीएल इधर आता है जी, फिर वो ये एसपीएल वाली बात कर, वही सेम बातें। अगर तो आपके पास एसपीएल में इनकम की हेडिंग है, वो एसपीएल वाली इनकम लें, टोटल इनकम यहां पर लिख लें,
अब इस इनकम में से वो तमाम इनकम निकाल दें जो नॉन कैश होती, लेस कर दे गेन और डिस्पोजल। फेयर वैल्यू गेन, रीवैल्यूएशन, लॉस रिवर्सल, उसके बाद डिक्रीज इन अलाउंस फॉर बैड डेट्स। ये जो अमाउंट हो जाएगी वो यहां पर हम एसपीएल में लेकर जाएंगे और फिर जो डिफरेंस आएगा वो कैश आ जाएगा। अगर इसका ब्रॉड ऑन कैड ऑन नहीं गिवन तो डायरेक्ट भी पता चल जाएगा कि अच्छा इधर इनकम में जो चीजें नॉन कैश होंगी वो निकाल देंगे, जो बाकी बच जाएंगी वो लेकर देंगे। अब क्वेश्चन पे आ जाए। ये उसने सवाल दिया हुआ है, कहता है आपने ना, उसने तो मेरे ख्याल में इनडायरेक्ट मेथड से दिया था जब पेपर में सवाल आया था, बट उसने कहा है कि ये दोनों मेथड से करते हैं। तो मेन तो चेंज ऑपरेटिंग एक्टिविटी तक किया है, वो हम देखते हैं कि किस तरह से हमने इसको डील करना है। हम सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी करते जाते हैं, 2-4 सवालों की कर देते हैं, आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा, फिर आप दुआएं करोगे कि डायरेक्ट मेथड आ जाए, क्योंकि डायरेक्ट मेथड ज्यादा जल्दी होता है एज कंपेयर टू इनडायरेक्ट मेथड। 4 लेजर ढूंढते हैं। सबसे पहले बनाते हैं कस्टमर का अकाउंट, कस्टमर का ही बनाया ना, डेटर का नहीं बनाते, कस्टमर का अकाउंट बनाएगा। पेपर में आपने लिखना है वर्किंग नंबर 1 कस्टमर अकाउंट। हाँ जी, कस्टमर का डाटा जरा यहां से पिक करते हैं। एक ये ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस गिवन है, फिर उसके बाद दूसरी साइड पर अगर हम देखें तो रिटेन अर्निंग है, लॉन्ग टर्म लोन है, ट्रेड पेबल, एक्रूड एक्सपेंस, करंट पोर्शन ऑफ लायबिलिटी नहीं है कुछ। ठीक है, नीचे देखते हैं। अच्छा, ये अगर ट्रेड रिसीवेबल गिवन है, अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको प्रोविजन गिवन है तो ये फिर नेट है, ये फिर क्या है, नेट है। और अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ भी नहीं बताया तो फिर ये ग्रॉस ही होंगे। आगे चलते हैं, यहां पर देखते हैं पहली एडजस्टमेंट में कुछ नहीं बताया, दूसरी एडजस्टमेंट इंश्योरेंस क्लेम के बाद है, ड्यूरिंग द ईयर इक्विपमेंट है, करंट पोर्शन ऑफ लोन है, और ट्रेड पेबल इंक्लूड नहीं, कुछ भी नहीं है। तो बस सवाल ये हमारा हो गया समझो। आपके पास सेल्स कितनी है, ना क्वेश्चन के अंदर बैड डेट्स बताए हुए हैं, ना क्वेश्चन के अंदर अलाउंस बताया हुआ है, तो सीधा सीधा काम हो गया। ब्रॉड ऑन गिवन है, कैरिड ऑन गिवन है, सेल्स गिवन है, और आपके पास क्वेश्चन के अंदर कैश फ्रॉम कस्टमर आ गया। ब्रॉड ऑन कितना है ऊपर देख लेना, कभी कभी वो साल भी आगे पीछे हो जाते हैं। 204 177, 204 177, फिर सेल्स 5757 75। इसमें सिर्फ 3 ट्रिक आते हैं पेपर में मोस्टली। एक, अलाउंस गिवन होता है, दूसरा बैड डेट्स गिवन होता है, और तीसरा कैश सेल्स गिवन होती है। ये 3 ट्रिक होते हैं और कोई ट्रिक नहीं होता, और इसमें कोई भी ट्रिक नहीं था। एक सवाल ऐसा भी करेंगे जिसमें ये सारे ट्रिक होंगे। हाँ जी, तो डिफरेंस बताएं, कैश कितना आ गया, 204 प्लस 757 माइनस 177 78। ये हमारी वर्किंग नंबर 1 ओके की बात।
उसके बाद स्टॉक का लेजर बनाकर ना पहले परचेजेस फाइंड करो, स्टॉक का लेजर बनाकर पहले परचेजेस फाइंड करो। वर्किंग नंबर 2, ये है आपके पास डाटा, ये इन्वेंट्री गिवन है जी आपके पास, ये कॉस्ट ऑफ सेल गिवन है। यहां से आप स्टॉक का लेजर बनाओगे, यहां से आपके पास परचेजेस फाइंड। स्टॉक का ब्रॉड डाउन कितना है? 245, 245, कैरी डाउन कितना है? 274। यहां पर हम लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल हमारे पास है 485, तो 485 क्लोज कर देते हैं जी। परचेजेस कितनी आ गई? 514, बैलेंस आ गया। अब इसके फौरन बाद सप्लायर का लेजर बनाकर कैश पेड टू सप्लायर आ जाएगा। वर्किंग नंबर 3, वर्किंग नंबर 3। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह, यहां पर देखिए इसमें एडवांस टू सप्लायर भी है और ट्रेड पेबल का अपना लेजर भी है, तो दोनों आएंगे। जो एसेट साइड पर आएगा, यानी जो एसेट है वो एसेट साइड पर आ जाएगा, जो लायबिलिटी है वो लायबिलिटी साइड पर आएगा। तो लायबिलिटी है आपके पास 130, 180, 130, 180। अच्छा, कभी कभी वो कहता है क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस, तो वो अक्रूड एक्सपेंस होते हैं। क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस कौन होते हैं? एक्रूड एक्सपेंसेस। कभी कभी वो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर जाता है। हाँ जी, इसका क्या 60 और 78, यहां पर आ जाएगा परचेजेस, वर्किंग नंबर 4, 2 क्लोज करेंगे, कैश आ जाएगा 482, 48। ये हमारा दूसरा लेजर भी कंप्लीट हो। अब क्या चले एक्सपेंसेस के ऊपर, चल जो सबसे ज्यादा टेक्निकल माने जाते हैं, एक्सपेंस। वर्किंग नंबर 3, हाँ जी, एक्सपेंसेस में सबसे पहले आप आए, लैब प्रीपेड अगर हैं तो वो लिख लें, यहां पर देखें। अच्छा, इंश्योरेंस क्लेम लिखा हुआ है और नीचे इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन बताई हुई है कि ये रिलेटेड टू नॉन करंट एसेट है, कि ये कोई पिछले साल का हमारा कोई एसेट डैमेज हुआ था उसकी इंश्योरेंस मिली है। तो जो रिलेटेड टू नॉन करंट एसेट है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाता है। एडवांस सप्लायर हो गया, कैश एट बैंक, लॉन्ग टर्म लोन है, ट्रेड एक्रूड एक्सपेंस 43 और 48, ब्रॉड ऑन 43, 48। हाँ जी, उसके बाद आ जाए यहां से, ये हमारे पास है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इन एक्सपेंसेस में से हमने वो तमाम चीजें माइनस कर देनी है जो कि नॉन कैश आइटम हो सकती हैं। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर होगा वो माइनस कर देंगे, अगर कोई बैड डेट्स होगा वो माइनस कर देंगे, अगर कोई गेन और डिस्पोजल तो उसने अलग से बताया हुआ। इंटरेस्ट भी इसके अंदर नहीं है क्योंकि उसने लिखा हुआ लॉस बिफोर इंटरेस्ट, इसके बाद इंटरेस्ट आना है। तो अब हम सबसे पहले डेप्रिसिएशन फाइंड करते हैं, गिवन है तो ठीक है, वरना फाइंड कर लेते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन में आए जरा, इंश्योरेंस क्लेम उसने बता दिया, ड्यूरिंग द ईयर डिस्पोजल फिक्स्ड कॉस्ट बुक वैल्यू बता दी,
और करंट पोर्शन ऑफ लोन और ट्रेड पेबल इंक्लूड एन अमाउंट। अच्छा, ट्रेड पेबल के अंदर एक अमाउंट भी शामिल थी, वो तो निकालनी थी। ट्रेड पेबल इंक्लूड एन अमाउंट 14 million पेबल अगेंस्ट कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ये जो आपका पेबल है इसके अमाउंट एक शामिल है 180 माइनस 14 करके लिखना था। तो ये तो पता है ना, कोई भी रिलेटेड टू नॉन करंट एसेट वो अमाउंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आती। 180 में से 14 माइनस करते हैं 1666 और ऊपर वाली अमाउंट भी अपडेट कर दें। उसमें ऐड हो जाएगा 14। $496 ठीक हो गया। एक्सपेंसेस के लेजर पे आते हैं। सबसे पहले आप लोग डेप्रिसिएशन फाइंड करोगे, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर क्या क्या चीजें शामिल हो सकती है। मेन डेप्रिसिएशन है, गेन लॉस और डिस्पोजल हो सकता है, बैड डेट्स का जिक्र नहीं है, और कोई एक्सपेंस है तो वो भी हम देख लेते हैं। तो आए जरा सबसे पहले अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बनाएं और वहां से डेप्रिसिएशन फाइंड करें जल्दी से। जरा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बनाएं, वहां से डेप्रिसिएशन फाइंड करें। ब्रॉड ऑन गिवन है, वो क्यों नहीं लाया साथ? ब्रॉड ऑन कितना है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का 62 और कैरी डाउन? Insurance claim was related to the plant and machinery destroyed in April 2020. The plant cost value this. ये तो during the year SL disposed of equipment having net book value 75 million and 35 million respectively. Current portion of loan, इसमें इंटरेस्ट की बात है। तो हाँ जी, तो यहां पर आए जरा इससे कहता है जो आपने जो ऊपर वाला इंश्योरेंस है ना वो पिछले साल की बात है। During the year SL disposed equipment having cost and net book value 75 million and 35, book value भी given है, cost भी given है, तो डिफरेंस क्या आएगा? डिस्पोजल 40, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कितना आ गया? 70। चले जनाब, 310 में से एक तो 78 माइनस कर दे। अब कोई और गेन या लॉस है जो इसमें एडजस्ट हुआ है? चेक करो जरा, कोई और गेन या लॉस जो ऐसा हो। यहां पर एक चीज आ तो रही है, शेयर डिस्काउंट। ये किस में आया हुआ है? शेयर प्रीमियम के बाद लेजर में। उसके अलावा और कोई भी बात यहां पर, वो फाइनल डिविडेंड है वो इधर नहीं आता, 20 मिलियन शेयर है इधर नहीं आता, बाकी और कुछ भी नहीं बताया हुआ। उस इंश्योरेंस क्लेम वाज वो पिछले साल का इंश्योरेंस है, वो साल की इनकम में जा चुका है। तो बताएं हमारे पास 310 में से 78 फिर माइनस कर दो। 310 में से 78 माइनस कर दो 230, तो पीएल के नाम से या एसपीएल के नाम से 232 चला जाएगा, क्लोज कर देंगे और हमारे पास कैश आ जाएगा 200। ये हमारी तीसरी हेडिंग पूरी हो गई। कैश फ्रॉम कस्टमर भी आ गया, कैश पेड टू सप्लायर भी आ गया और कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस भी आ गया। और क्या क्वेश्चन के अंदर कहीं अदर इनकम का जिक्र है? एक गेन और डिस्पोजल है जरूर, क्या वो तो सारे का सारा नॉन कैश है।
और कोई अदर इनकम के बारे में जिक्र किया गया हो? कुछ नहीं बताया तो बातें होगी खत्म, हमारे यहाँ कैश फ्रॉम ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, कैश फ्रॉम कस्टमर भी आगे फर्दर क्या होना है, इंटरेस्ट पेड, टैक्स पेड, डिविडेंड, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, वो वही पुरानी है जो आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ। ओके होगी बात? चलो जी, इसका सोल्यूशन एक दफा वेरीफाई कर लो। ये इनडायरेक्ट मेथड से उसने किया हुआ है, ये डायरेक्ट मेथड से किया हुआ है। कैश फ्रॉम कस्टमर कितना था आपके लेजर में? 784 ही है। और जो आपने सप्लायर को पैसे पे किए वो कितने हैं आपके पास? 490। और जो आपने एक्सपेंसेस पे किए वो कितने हैं? 227। 22 इनको प्लस करें, 723। ओके होगी बात? अब पता चला, अब इन केस अगर आप पेपर में ये सोल्यूशन, जब मैं आपको क्यों मना करता हूँ कि सोल्यूशन ना देखा करो, अब आपने ना सारे क्वेश्चन के अंदर सारी रात ये ढूंढते रहना कि 723 कहां से है, हमारा तो आ नहीं रहा। उसने क्या लिख दिया, कैश पे टू सप्लायर एंड एम्प्लॉयज या फॉर एक्सपेंसेस। ठीक है, चलिए, ये इसमें ना कुछ चीजें ज्यादा अच्छी नहीं थी, आसान सी चीजें थी। एक और सवाल देखते हैं। 30 डायरेक्ट मेथड वाला है, ये भी दोनों है। मैं कहता हूं जिसमें प्रोविजन हो वो सवाल देखते हैं। ये है, इसके अंदर बैड डेट्स है, रिकवर्ड है, और प्रोविजन इसके अंदर भी नहीं है। चलो इस सवाल को देखें। इसका भी यही काम करते हैं कि हम चारों लेजर बनाते हैं, कस्टमर का, सप्लायर का, ये सब। हाँ जी, सबसे पहले आपको क्वेश्चन के अंदर अच्छी चीजें हैं। इसके अंदर आपको इन्वेंट्री गिवन है, ट्रेड रिसीवेबल, अलाउंस फॉर बैड डेट्स भी गिवन है। अब जो ये ट्रेड रिसीवेबल है ना, ये ग्रॉस गिवन है और नीचे अलाउंस अलग से गिवन है। अगर ये अलाउंस बाहर होता तो ये नेट डेटर्स होते हैं, अलाउंस फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर हो तो ये खुद ही ग्रॉस होते हैं, और हमें भी ग्रॉस ही चाहिए होते हैं। अलाउंस और बैड डेट्स आ गया, प्री पेमेंट्स, कैश एंड बैंक, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग, लॉन्ग टर्म लोन, ट्रेड पेबल, एक्रूड एक्सपेंसेस, एक्रूड इंटरेस्ट और बैंक ओवरड्राफ्ट। क्वेश्चन के अंदर सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस, अदर इनकम, फाइनेंशियल चार्जेस और नेट प्रॉफिट, इसको हम कंसीडर नहीं कर रहे। इक्विपमेंट विद द कॉस्ट ऑफ ₹35 मिलियन, जिसकी अक्यूमुलेटेड एक्शन 21 मिलियन है, आपने सेल कर दिया एट अ गेन 5 मिलियन। अब अदर इनकम है तो गेन किसके अंदर होगा? अदर इनकम के अंदर। उसके बाद द फेयर वैल्यू मॉडल वाज अप्लाइड फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ड्यूरिंग द ईयर द फेयर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डिक्रीज्ड बाय 40 मिलियन, रेंट 25 मिलियन वाज रिसीव्ड फ्रॉम, ये जो 25 मिलियन है और ये 5 मिलियन है, ये किसके अंदर होगा? अदर इनकम के अंदर। उसके बाद बैड डेट्स अमाउंटिंग टू ₹36 मिलियन वर रिटर्न ऑफ, ये बैड डेट्स आ गए। while bad debts previously written off amounting to ₹15 million were recovered, 15 मिलियन के डेटर्स रिकवर्ड हुए हैं हमारे। और ये जो बैड डेट्स रिकवर्ड हुए हैं, ये दो जगह पर जा सकते हैं, पता है आपको? कहां कहां पे? या तो एक्सपेंसेस में से माइनस हो जाते हैं या अदर इनकम में लिखते हैं। आप में से कोई बता सकता है कि ये एक्सपेंसेस में से माइनस हुए हैं या अदर इनकम में लिखे हैं? ये एक्सपेंस में से माइनस है, कैसे पता चला? वो 25 और 5 टोटल 30। देखें, 25 और 5 30, अदर इनकम तो पूरी हो गई। 5 मिलियन गेन और डिस्पोजल है और 25 मिलियन फेयर वैल्यू और रेंट रिसीव है। और अगर 15 मिलियन के बैड डेट्स रिकवर्ड भी उसके अंदर हैं, वो तो नजर ही नहीं आ रहे। लेकिन बैड डेट्स रिकवर्ड कैश फॉर्म में होते हैं, बैड डेट्स रिकवर्ड वो नॉन कैश नहीं है, ये कैश आइटम होते हैं, कैश फॉर्म होती है और ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी होती है। ठीक है, तो इसको कंसीडर करेंगे या नहीं प्लस माइनस करते वक्त?
ये कैश आइटम है और हमने कौन से इग्नोर करने होते हैं? नॉन कैश। आगे खत्म हो गया। सबसे पहले बनाओ जरा डेटर का लेजर बनाओ। मसला फिर भी एक्सपेंसेस के लेजर में ही आना है हमें, अभी डेटर का लेजर बनाते हैं। अब आपने बनाना है, मैंने वेरीफाई करवाना है। नंबर 1 वर्किंग नंबर 1 कस्टमर का लेजर बनाते हैं। खुद से बनाएं जैसे आप खुद तैयारी कर रहे हैं और उसमें चीजें ढूंढ रहे हैं। ये आपके पास डाटा पड़ा हुआ है कस्टमर का, यहां से पिक करें चीजें। अच्छा, जिस पर किताब नहीं उसके पास तो पूरा डाटा ही नहीं है। ब्रॉडन कितना है? 230 और 255। 230 और 255। अच्छा, बुक आपके पास थी? हाँ जी। बैड डेट्स कितने हैं? सेल है 1450 और बैड डेट्स है हमारे पास 36। बताओ कोई और बात है जो डेटर में एडजस्ट होने वाली? कोई भी बात हो, खत्म, क्लोज कर दो। कितना आ गया कैश? 1389। 1389 ठीक होगी बात। नेक्स्ट बनाए। अच्छा, बैड डेट्स रिकवर्ड की दो एडजस्टमेंट होती हैं। वैसे तो उसकी एंट्री पास होती है कैश डेबिट, बैड डेट्स रिकवर्ड क्रेडिट। अगर वो ये लिख देता कि कैश जो हमने बैड डेट्स रिकवर किए हैं वो इसके अंदर शामिल हैं, तो फिर कुछ लोग ऐसा करते हैं, मैं बता देता हूं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि बैड डेट्स रिकवर्ड को कैश के नाम से यहां पर लिख देते हैं। लेकिन ये तब लिखते हैं कि अगर वो सवाल के अंदर कहता होता तो ये फाइनल अकाउंट के अंदर ऐसा एडजस्टमेंट आती है कि जो हमने बैड डेट्स रिकवर की है ना, सॉरी, जो कैश फ्रॉम कस्टमर है ना, उसके अंदर 15 मिलियन बैड डेट्स रिकवर्ड भी है। जो हमने डेटर से पैसे लिए हैं ना 1389, उसमें 15 मिलियन बैड डेट्स रिकवर्ड भी शामिल हैं, तो वो उसमें से निकालने के लिए लिखते हैं कि उसमें से माइनस कर दें। और अगर वो चीज ऐसी है ही नहीं तो फिर तो यहां लिखने की जरूरत नहीं। ये बैड डेट्स रिकवर्ड अगर हूं, अगर वो इस अमाउंट के अंदर कोई क्वेश्चन के अंदर लिख दे कि इसके अंदर 15 मिलियन बैड डेट्स रिकवर्ड भी शामिल है, तो उसको निकालने के लिए यहां पर लिख दे। लेकिन यहां पर उसने ऐसा कुछ बताया नहीं, तो इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। इसको हम अदर इनकम के साथ भी एडजस्ट कर देंगे, और अगर वहां नहीं एडजस्ट किया तो फिर यहां पर आकर एडजस्ट, दोनों में से किसी एक जगह पर ऐड इसने हो जाना है। चले, अब सप्लायर का लेजर बनाए। साथ साथ मैं आपको वेरीफाई करवाता जाता हूं। डायरेक्ट मेथड, आपका कैश फ्रॉम कस्टमर कितना निकल रहा है? 1399 प्लस बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक होगी बात।
हाँ जी, ये यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैड डेट्स रिकवर्ड कस्टमर अकाउंट में नहीं आती, उसकी एंट्री क्या पास होती है, कैश डेबिट बैड डेट्स रिकवर्ड क्रेडिट। तो ये हमें कस्टमर से पैसा मिला और ये भी कस्टमर से पैसा मिला, लेकिन वो मिला जो ऑलरेडी बैड डेट्स कर चुके हैं। तो अगर यहां पर 15 मिलियन डायरेक्ट लिख दोगे तो यहां 1404 डायरेक्ट आ जाएगा, और अगर यहां पर अलग नहीं लिखोगे तो अलग से 15 मिलियन ऐड कर देंगे, तो दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहां पर लिख लो, या 1389 प्लस 15। नेक्स्ट, हाँ जी, जल्दी से सप्लायर का लेजर बनाए। पहले तो स्टॉक का लेजर बनेगा ना, पहले स्टॉक से परचेज फाइंड करें और फिर सप्लायर से परचेज फाइंड करें, जल्दी करें। कितना आ रहा है? नहीं नहीं, पेमेंट टू सप्लायर। आठ सौ पच्चीस, 825। हाँ, सबका यही है। ओके, अब मैं ना कर रहा हूं, क्योंकि स्टॉक का लेजर से परचेज फाइंड कर ली, फिर परचेज को सप्लायर के अंदर लिखा, तो वहां से आपके पास कैश पे टू सप्लायर आ गया। अब हम चलते हैं एक्सपेंसेस, मेन जो हमारा टारगेट है, फिर उसको वेरीफाई कर लिया करेंगे। आ जाए एक्सपेंसेस के लेजर पे। हाँ जी, क्वेश्चन में देखते हैं जी, आपके पास प्रीपेड भी है 412, ब्रॉड डाउन 4, कैरिड ऑन 12। एक्रूड पे देखते हैं 21, 25, और इंटरेस्ट अलग से गिवन है इसलिए इसमें शामिल नहीं है। 21 और 25 पीएल। हाँ जी, पीएल के अंदर जो आपके पास एक्सपेंसेस गिवन है वो है 450। कितने गिवन है? 450। यहां पर एक वर्किंग और करेंगे इसके साथ ही, एक्सपेंसेस हैं आपके पास फ्रॉम पीएल। अब इसमें सबसे पहले लेस कर देते हैं बैड डेट्स 36 से,
और बैड डेट्स रिकवर्ड ऐड कर देंगे। और क्योंकि वो इसमें से माइनस हुआ हुआ है और हमने वापस ऐड कर दिया, और जो ऐड किया हुआ है वो वापस माइनस कर दिया। गेन या लॉस, डिस्पोजल के ऊपर गेन था या लॉस था? वो कहता है कि जी वो गेन था और गेन इसके अंदर एडजस्ट हुआ है, इसका मतलब है इसको छोड़ दें। फिर उसके बाद फेयर वैल्यू लॉस, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर लॉस है, फेयर वैल्यू लॉस 40 से माइनस कर देंगे। और प्रोविजन के अंदर क्या चेंज है? प्रोविजन के अंदर 11 से 17 इंक्रीज है या डिक्रीज है? इंक्रीज है। तो कितने से इंक्रीज है? इंक्रीज इन अलाउंस फॉर बैड डेट्स। इंक्रीज है तो एक्सपेंस बना होगा, और एक्सपेंस में से एक्सपेंस माइनस करना है क्योंकि हमने रिवर्स कर रहे हैं। उसके बाद डेप्रिसिएशन फाइंड की, डेप्रिसिएशन फाइंड करते हैं जल्दी से। डेप्रिसिएशन अक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन का लेजर बनाएं 92,148, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बनाया जल्दी से 92 ब्रॉड ऑन 148 कैरिड ऑन। ठीक है, जल्दी करें, ये हाथ करेंगे ना तो ये सुस्ती खत्म हो जाएगी, साथ साथ करना स्टार्ट करेंगे। यहां से आपको अक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन मिल रही है कि एक एसेट जिसकी कॉस्ट 35 मिलियन है उसकी अक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन 21 मिलियन, डायरेक्टली बताया हुआ है। 77 डेप्रिसिएशन। बताओ कोई और एक्सपेंस है? क्वेश्चन पढ़ के बताओ कोई और एक्सपेंसेस है या इनकम जो इसके अंदर एडजस्ट हुई है। अगर कुछ नहीं है तो इसमें से नेट करें तो हमारे एक्सपेंसेस पाक साफ हो गए 300। कैश 21 प्लस 306 प्लस 12 -4 -25 300। डन। और अदर इनकम है नहीं, है सही, लेकिन वो सारी नॉन कैश है। 30 है ना, नॉन कैश नहीं है। एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की इनकम शामिल है उसमें। इस 30 के अंदर एक तो है गेन ऑन डिस्पोजल, वो नॉन कैश है, और एक है रेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। ये पूरे का पूरा किस में जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। दोनों ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के एलिमेंट है, इसलिए ये सारा इग्नोर कर देंगे और खत्म हो गया सवाल। अब इसको वेरीफाई कर ले डायरेक्ट मेथड। हाँ जी बताएं जरा, आपके पास कैश पे टू सप्लायर कितना आया था? कैश पे टू सप्लायर 8 प्लस ये कितना है? 300, टोटल कर लें 1135। कैश पे टू सप्लायर एंड फॉर एक्सपेंसेस, ये आप अलग अलग हेडिंग देकर लें। कुछ तसल्ली हुई या और तसल्ली चाहिए? कोई और सवाल अगर आपकी नजर में है जो आपको तंग करता है बताओ, वरना फिर इधर से कोई ढूंढ करके कर लेते हैं। डायरेक्ट मेथड का कोई और सवाल है तो बताएं जो आपको लगता है। सॉरी, टोटल 3 थे, यानी क्वेश्चन तो और भी हैं जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के। चलो कोई तो सवाल है वो जो आप लोगों ने भी तो करके दिखाया ना, वो जिसमें ना सेल बताई होती है 20%, वो चल के सवाल देखते हैं। कौन सा? क्वेश्चन नंबर है 28, संडे लिमिटेड।
सेल है। सबसे पहले कस्टमर का लेजर बनाए। मैं हाईलाइट करता जाता हूं, बस चीजें आप पिक करते जाए। कस्टमर का लेजर, एक चीज ये चाहिए हमें, एडवांस फ्रॉम कस्टमर भी है। ये दोनों ब्रॉड और दोनों गाइड ऑन वाला सवाल हो गया। पहले यहां से इसका लेजर बनाए। ब्रॉड ऑन एक 3600 और 3800 है। और एक ब्रॉड ऑन लायबिलिटी साइड पर भी गिवन है 40 और 250। फिर उसके बाद सेल्स। अब इसमें दो वो तरीके इस्तेमाल होते हैं। अगर आपने डाटा का बनाना है तो 72% लेंगे, और अगर कस्टमर का बनाना है तो पूरी सेल्स ले लेंगे 29,700। सात सौ दस है। अच्छा, बैलेंस 29,700, और यहां पर हमारे पास आ गया कैश 29। और अगर आप दोनों मेथड से करेंगे, एग्जामिनर वो भी पसंद करता है, क्योंकि वो इसलिए तो क्रेडिट सेल का जिक्र करता है। अब आ गया हमारे पास कस्टमर के बाद स्टॉक का लेजर बनेगा। स्टॉक का लेजर से क्या फाइंड करेंगे? परचेजेस। तो करो जरा। अच्छा, इसमें बैड डेट्स वगैरह कुछ नहीं था। डेप्रिसिएशन है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में लॉस ऑन डिस्पोजल है, द रिटर्न ऑन वैल्यू ऑफ दिस, इम्पेयरमेंट लॉस है, लॉस लोन इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट है, अदर इनकम है, और बस। स्टॉक के लेजर से परचेज फाइंड कर लो। परचेज कितनी आ गई? 16,0। अब ऐसा करें, सप्लायर का लेजर बनाएं, परचेजेस टू सप्लायर लिख लें, फाइंड कर लें। बस सवाल के अंदर देख लिया करें कोई ऐसी अमाउंट ना उसके अंदर शामिल हो, जैसे उसमें एक दफा था रेंट रिसीट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इंक्रीज इन फेयर वैल्यू, लोन। हाँ जी, बन गया सप्लायर का लेजर। सप्लायर
ब्रॉडन कितना है 5390 और कैरी डाउन 3422। अब परचेज हमने कितनी फाइंड की 160 और हमारे पास कैश कितना आ गया 18018। इसमें एक्सपेंसेस का लेजर है थोड़ा सा, एक्सपेंस का लेजर बनाता हूं। हाँ जी, एक्सपेंस के लेजर में ये इधर प्रीपे में पड़ा है जी, और अगर कोई और चीज इसके अंदर शामिल है तो उसको निकाल देना। और यहां पर लायबिलिटी भी पड़ी है, प्रीपेड है 268 184। और आपकी लायबिलिटी है 180 310। यहां पर पीएल या एसपीएल लिखेंगे तो क्या करेंगे, पहले तो वहां से पिक करो, डाटा वहां से पिक करो, एक्सपेंसेस ले आओ यहां पे, बल्कि इधर ही लिख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिन दोनों को 61852302। एडमिन डिस्ट्रीब्यूशन अदर इनकम को छोड़ के या फाइनेंस कॉस्ट को छोड़ के सारे। अब हमने इसमें देखना है कि क्या क्या चीजें शामिल हैं। पहले तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, डेप्रिसिएशन 750। वो कहता है 3:1 रेशो से है, वो हमने सारे ले लिए हैं तो वो अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के अंदर 40 मिलियन लॉस ऑन डिस्पोजल, लॉस ऑन डिस्पोजल। The return on value at the time of disposal of ₹152, इसका कुछ करेंगे, ये बुक वैल्यू है और ये किसके लिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए। इंपेयरमेंट लॉस व्हीकल 24, बाकी चीजें अदर इनकम की हैं खत्म। कोई बैड डेट्स का या इंक्रीज कुछ डिक्रीज है प्रोविजन तो वो लिख लेते हैं, वरना खत्म। इसमें अभी एक भी सवाल नहीं आया जिसमें अलाउंस बाहर गिवन होता है। अगर अलाउंस बाहर गिवन होगा या बाहर 5% बताया होगा तो पता है क्या करेंगे, ग्रॉस अप करेंगे बैड डेटर्स को और उसके अलाउंस का डिफरेंस फिर अदर इनकम या अदर एक्सपेंस में लिखेंगे। ये सवाल क्योंकि आया नहीं है और वो आ सकता है पेपर में, होगा सवाल इसमें, वो करते हैं अभी। इसमें माइनस करें जरा कितना आता है 7673 करो जरा इसका नेट 77459। डन। अदर इनकम को देखें, अदर इनकम का तो कोई बैलेंस नहीं बताया हुआ, लेकिन फिर भी देखना है कि कैश फॉर्म में है तो नहीं। अदर इनकम आपके पास है 404 और नीचे लिखा हुआ इंक्रीज इन फेयर वैल्यू 220 और 184, ये कितना आ गया, इसका मतलब है सारी की सारी नॉन कैश इनकम पड़ी हुई है। अगर कैश फॉर्म में भी है तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। 404 ऊपर इनकम में नजर आ रहा है आपको 404, और ये 404 लिख लो ऐसे करके, 404 इनकम में है, इसमें फेयर वैल्यू गेन माइनस करना है, वो 220 है, रेंट रिसीव्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वाला माइनस करना है 0। कोई इनकम कैश फॉर्म में, चलें जी वेरीफाई करते हैं और अगले सवाल में जल्दी से जाते हैं क्योंकि एक सवाल इंपॉर्टेंट रह गया बस। डायरेक्ट मेथड के अंदर ये देखें, आपका कैश फ्रॉम कस्टमर कितना आया 29,710। सप्लायर का कितना आया, सप्लायर का
18,000 18 और एक्सपेंसेस का कितना आया 74 इसको प्लस करो दोनों 25,470 आना चाहिए यही आ गया बस खत्म चले जी एक सवाल ढूंढो जिसमें अलाउंस बाहर गिवन है बस वो करते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन होगा पिछला ही सवाल है और ये तो ड्रम लिमिटेड वाला नहीं ये तो आसान है ये इंडायरेक्ट है ना डायरेक्ट मेथड हो और मिला क्वेश्चन का नंबर बताओ क्वेश्चन का नंबर हाँ जी ये सवाल इसको करते हैं ताकि ये लास्ट क्वेश्चन है आपका डायरेक्ट मेथड का अब इसके अलावा तो कुछ रह ही नहीं चलें जी लिखा हुआ है पीपीई आपको गिवन है स्टॉक रिसीवेबल फिर कैश रिटेन अर्निंग रीवैल्यूएशन सरप्लस और डिबेंचर 20,000 से 18,000 इंटरेस्ट पेबल ट्रेड पेबल एक्रूड लायबिलिटी अनअर्न्ड मेंटेनेंस और इनकम टैक्स पेबल इसमें इनकम का भी लेजर है ये भी हमें फायदा हो गया कि ताकि वो इनकम का लेजर की प्रैक्टिस भी हो जाएगी सेल कॉस्ट ऑफ सेल जीपी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अदर इनकम फिर प्रॉफिट इंटरेस्ट एक्सपेंस आ गया टैक्स एक्सपेंस हो गया 60% सेल्स क्रेडिट पर आए प्रोविजन फॉर बैड डेट 6% और बैड डेट्स कितने हैं 7 मिलियन डेप्रिसिएशन 22.5 अदर इनकम कंप्राइजेस 7 मिलियन डिस्पोज 3 मिलियन है गेन ऑन डिस्पोजल और मेंटेनेंस इनकम 8 मिलियन और डिस्काउंट 10 है पर शेयर अदर इनकम के बारे में भी उसने हमें डिटेल बता दी अब हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि रिसीवेबल का लेजर बनाते हैं अब रिसीवेबल के लेजर में ये बात हमें पता चल गई कि ये नेट ऑफ 6% है ये नेट ऑफ 6% है सबसे पहले इसको ग्रॉस अप करेंगे हाँ जी करो जरा ग्रॉस अप इधर ही कर लेते हैं ब्रॉड ऑन 56,000 divided by 94 multiplied by 100 59574 carried on 68,000 divided by 94 multiplied by 100 इसमें प्रोविजन वापस रिवर्स कर रहे हैं 72344 ओके सेल कितनी है 270 बैड डेट्स कितने हैं 7 मिलियन मतलब 7,000 अगर कैश फ्रॉम कस्टमर आ गया ये बात समझ लगी ये इतनी परेशान कुन बात नहीं है आगे परेशानी आगे आई जो ये नहीं कि वो आपको आता नहीं होता वो भूल जाता है आता होता है
भूल जाता है। कितना? दोनों को प्लस करें और उसमें से माइनस कर दे दोनों। 2 5 3 2 क्या कर रहा है? 2 5 3 2 3 2 3 4। ये हमारा आ गया कैश फ्रॉम कस्टमर। अब आ जाए स्टॉक का लेजर बनाए और वहां से परचेज फाइंड करें। ये आप पे काम है। स्टॉक का लेजर बनाए, परचेज फाइंड करें। स्टॉक का लेजर बनाकर परचेज फाइंड करें। और क्रेडिटर का लेजर बनाकर पेमेंट फाइंड करें। ये दोनों काम आप जल्दी करें जरा। स्टॉक का लेजर बनाए परचेज और फिर सप्लायर का लेजर बनाए पेमेंट। पेमेंट आ गई। ये सारा डाटा यहां से मिल जाएगा जो स्क्रीन आपको नजर आ रही है। पेमेंट कितनी आ रही है? 1975 यही है। सारे चेक कर लें, 197500 ही है। आपको कितना आ रहा है? पहले परचेज मैच करें ना। स्टॉक के लेजर से परचेज फाइंड करें और चलें। अब आ जाते हैं मेन एक्सपेंसेस और इनकम का लेजर। मेन है ये डायरेक्ट मेथड। अगर किसी को मुश्किल लगता है ना, बच्चों को या लोगों को, और अक्सर इधर क्यूरीज भी मिलती है मुझे कि सर डायरेक्ट मेथड में प्रॉब्लम है, तो वो सिर्फ एक्सपेंसेस के लेजर की वजह है। और वो भी कोई बड़ी वजह नहीं है, वो बंदा भूल जाता है। एक्सपेंसेस का लेजर, हाँ जी आओ जरा। डेबिट साइड पर तो एक्सपेंसेस का कुछ नहीं बताया। क्रेडिट साइड पर लायबिलिटी है 18-20। ठीक है चलें जी, यहां पर ही सब कुछ इधर ही करना है हमने। ये हमारे एक्सपेंसेस हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस 46766। इसमें से नॉन कैश चीजें निकालते हैं। बैड डेट्स माइनस कर दें 7000। अलाउंस कम हुआ है या ज्यादा हुआ है ये भी देखना है। अलाउंस फाइंड करना पड़ेगा हमें क्योंकि 6% है। ऐसा करो, ये जो ओपनिंग आपने फाइंड किया हुआ ना डेटर का, उसका 6% डायरेक्ट ले लो। 59574 मल्टीप्लाई बाय 6%। इसका डायरेक्ट 6%। किसका लिया भला? 59574 का नेट बैलेंस करना ले लेना। 56,000 का 6% नहीं लेना, वो तो नेट है। उसको 100 पे 94 पे डिवाइड करके या 6 से मल्टीप्लाई कर दो, या ग्रॉस का लो। ग्रॉस का लोन कितना आ गया? 357 और फिर कैरिडोर का 6% लो, 72,340 का 4340। अब अलाउंस कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, तो एक्सपेंसेस है माइनस हो जाएंगे। डिफरेंस लो 700। डिक्रीज होता तो ऐड, डिक्रीज इंक्रीज होता तो माइनस। उसके बाद डेप्रिसिएशन बताएं कितनी है? 22.5 22,500।
ये बैड डेट्स है, ये अलाउंस फॉर बैड डेट्स है, और ये डेप्रिसिएशन। कॉस्ट ऑफ सेल अच्छा, जो कॉस्ट ऑफ सेल में है वो तो निकाल, अच्छा तो आपने जब कॉस्ट ऑफ सेल में से उसमें भी एडजस्ट करना था, किया है? जबरदस्त। जब आपने परचेजेस फाइंड करनी थी तो डेप्रिसिएशन, वो कहता है 70% डेप्रिसिएशन ऑफ, तो नॉन कैश आइटम है वो माइनस करके लिखते होते हैं। आप अपनी जो डेप्रिसिएशन का 22,500 लो, 22,500 का लो 70% और 30% करो जरा इसको अलग अलग। 15,750 और नीचे वाला 6,7। अच्छा, जब आप कॉस्ट ऑफ सेल की अमाउंट लिखने लगोगे स्टॉक अकाउंट के अंदर तो 15,750 माइनस करके लिखना, क्योंकि जहां जहां नॉन कैश आइटम शामिल है ना वो माइनस करके लिखेंगे। वैसे तो आप अगर आप ना उधर ना लिखो, इन केस सारा 22,500 इधर लिख दो, जवाब फिर भी बराबर है, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमने माइनस कर ही लिया है ना। उधर से माइनस कर दो या इधर से माइनस कर दो, जवाब बराबर रहेगा, लेकिन प्रेजेंटेशन खराब, मसला सारा आ जाता प्रेजेंटेशन पे। ठीक है, तो अभी के लिए फिर कर ले यहां से ही, लेकिन पेपर में क्या करना, ये क्वेश्चन करवाया हुआ पहले आपने, जब कॉस्ट ऑफ सेल लिखनी है उसमें से 15,750 माइनस करके लिखना, फिर परचेज आएगी, फिर वो वाली परचेज सप्लायर में लिखना, फिर आंसर आएगा। और यहां पर क्या करना, इधर सिर्फ 6,750 लिखना, लेकिन अभी हम लिख देते हैं ताकि आप लोगों का टाइम बचे। डेप्रिसिएशन लिख दी, खत्म, सही आना है। अच्छा वो भी सही होगी। अब इसमें से माइनस करें जरा तीनों, 4,6,766 माइनस 7,000 माइनस 766 माइनस 22,500। वन सिक्स फाइव, ये गलत है बट सही है। PL 165 क्लोज करें तो कैश आ जाएगा। 14। अब जरा सही देखना, जरा सप्लायर को कितनी पेमेंट कर रहे थे आप, सप्लायर की पेमेंट कितनी निकाली थी पहले, जो गलत निकाली थी, कितना पेमेंट 1975, और ये भी पेमेंट है 14,500, टोटल कितनी आ गई? और आंसर यही होगा, सप्लायर का आंसर यही होगा। वो जितना उधर डिफरेंस लेना था तो हमने इकट्ठा ले ली, लेकिन पेपर में आपने वो कॉस्ट ऑफ सेल से माइनस करना था और 6,750 इधर से माइनस करना था। और अगर यहां पर आप देखें, वर्किंग के अंदर ये 2,12,000, वही 22,500 वाला डिफरेंस एडजस्ट हो गया उसके अंदर। अच्छा, कैश फ्रॉम कस्टमर, अभी एक छोटी सी बात रह गई, आए जरा वापस इनकम का लेजर बनाए जल्दी से, इनकम का लेजर बनाते हैं। अनअर्न्ड मेंटेनेंस, $4,000 से 2,000, ब्रॉड डाउन 4,000, कैरी डाउन 2,000। ये मैंने लायबिलिटी साइड पे क्यों लिखा, पढ़ा ही लायबिलिटी साइड पे था इसलिए लिखा, लायबिलिटी साइड पे पढ़ा होगा तो लायबिलिटी वाली साइड आएगा। अब अदर इनकम के अंदर क्या क्या शामिल है, उसने लिखा हुआ अदर इनकम है 11,200, कितनी है? इस 11,200 में से नॉन कैश निकालते हैं जाके, 3,000 गेन और डिस्पोजल, 8 मिलियन मेंटेनेंस की, ये नहीं निकालेंगे क्योंकि हमने वो निकालना है जो नॉन कैश की चीजें हैं, हमने वो निकालना है जो नॉन कैश की चीजें हैं, तो मेंटेनेंस इनकम तो नॉन कैश नहीं है ना। उसके बाद डिस्काउंट कितना है, 200 और 10 पर शेयर है ना, पर डिबेंचर है, ऊपर 20,000 से 18,000 टोटल हो गया, तो कितना का डिफरेंस आया,
2000 और 100 रुपए का एक डिबेंचर है, तो टोटल कितने डिबेंचर आपके रिडीम हुए? 20, और हर के ऊपर आपको कितना डिस्काउंट मिला? 10, तो 200 रुपए माइनस कर 8, वही 8000 ये बच गया। ठीक है, ये आप जाकर लिख दो यहां पर SPL के नाम से, क्लोज करोगे तो कैश आ जाए, कैश। अब यहां पर अगर आप जो देख रहे हो ना कि आपकी अमाउंट मैच नहीं कर रही, वो आप मैच कर जाएगी। आपको जो कस्टमर से पैसे मिले थे वो कितने थे? जो कस्टमर से मिले थे एग्जैक्ट 253234 प्लस 6000, ये 259234। वो ना दो हेडिंग बना रहा है, सारे जो कैश मिले हैं कस्टमर एंड अदर और पेमेंट टू सप्लायर एंड अदर, वो इकट्ठा करके लिख। ठीक है, चले जी, हमारा कैश फ्लो खत्म हो गया। डायरेक्ट मेथड के इतने ही सवाल हैं, और अब आप बस प्रैक्टिस करो, आप की प्रैक्टिस है और तो कुछ नहीं रहा।